प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। और इस टॉपिक दे विच असी मेन दो रिजल्ट्स निकाले सी, एक कि जो डाइलैक्ट्रिक है ना, जदों एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड करते हैं तो when a dielectric is placed in an external electric field E नॉट सिंबल सी एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड का, तो डाइलैक्ट्रिक दे अंदर जो नेट इलैक्ट्रिक फील्ड E है, तो E नॉट और E का की रिलेशन सी कि डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू E नॉट बाय E। ਇਹਦਾ मतलब ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बेटा अगर थानू ये पता वा कि ਜਿਹੜਾ डाइलैक्ट्रिक है वो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड E नॉट के अंदर प्लेस्ड है, तो उस डाइलैक्ट्रिक के अपने अंदर नेट इलैक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाय K होएगा। और क्योंकि किसी भी मटीरियल मीडियम की बेटा डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 है, इसका मतलब डाइलैक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलैक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा लैस दैन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा। मतलब E की वैल्यू E नॉट तो हमेशा लैस दैन होएगी, क्योंकि K इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 फॉर मटीरियल मीडियम, है ना। सिर्फ वैक्यूम नूं छड्ड के वैक्यूम के लिए K एग्जैक्टली 1 है, अदरवाइज बाकी सारे मटीरियल मीडियम लिए K ग्रेटर दैन 1 है ना। तो इस कारण करके एक तो यह रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सी। दूसरा बेटा जो तुसी याद रखना वा कि जो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है, जदों आपां उहदे अंदर डाइलैक्ट्रिक नूं रखते हैं तो डाइलैक्ट्रिक दे ऑपोजिट फेसिस का मतलब हुंदा डाइलैक्ट्रिक दे वो फेसिस जिहड़े एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उन्होंने फेसिस के ऊपर बेटा इंड्यूस्ड चार्जिस पैदा होंगे हैं, जो कि बाउंड चार्जिस भी असी बोलते हैं। तो बाउंड चार्जिस जो है उन्होंने सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला ये है ना। तो सिग्मा की है जो फ्री चार्ज है जिहदे करके एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है, तो सिग्मा फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलिया सी या इंड्यूसिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। तो जिहड़ा सिग्मा बी है वो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है या बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। तो ये रिलेशन थानू याद होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। नाउ फिर बेटा थानू याद होएगा कल आपां एक टर्म डिस्कस की सी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा, कि जदों तुसी किसी भी डाइलैक्ट्रिक नूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस करते हैं, है ना, तो उहदा मतलब उहदा हर मॉलिक्यूल एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है। तो आपां की देखिया सी कि जदों असीं कहने आ कि डाइलैक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, तो उहदा मतलब है इट्स ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज लाइंग इन द एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च जदों कोई भी मॉलिक्यूल चाहे वो पोलर है चाहे वो नॉन पोलर है उसनू प्लेस किया जाता, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पैदा हो जाती। और वो जी इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है वो गिवन मॉलिक्यूल च गिवन इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर ज़्यादा पैदा होएगी कि घट, इस गल नूं डिसाइड करने वाली टर्म जो है वो सी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू अगर ज़्यादा वा तो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होएगी, अगर घट है तो घट होएगी, है ना। ये सारा आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हुण बेटा फिर तुसी की देखिया सी कि जिहड़ा डाइलैक्ट्रिक है, जब तक थोड़ा डाइलैक्ट्रिक चाहे वो पोलर डाइलैक्ट्रिक है चाहे वो नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक है, जब तक डाई इलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड नहीं है तब तक उहदी नैट डाइपोल मूवमेंट जीरो होएगी। तो नैट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नूं असीं नाम दिता सी पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वैक्टर। तो इसका मतलब जब तक डाई इलैक्ट्रिक
एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड नहीं है तो ਉਹਦੀ पोलराइजेशन डेंसिटी जीरो है और पोलराइजेशन डेंसिटी जीरो का मतलब है अनपोलराइज्ड है। और जदों तुहाडा डाईइलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेस हो जाएगा तो इट गैट्स पोलराइज्ड, वो पोलराइज्ड हो जाता है। और पोलराइज्ड होने का मतलब होता डाईइलैक्ट्रिक का कि उसके अंदर नैट डाईपोल मूवमेंट नॉन जीरो हो जाती है। और नैट डाईपोल मूवमेंट नॉन जीरो होने का मतलब है कि पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वैक्टर नॉन जीरो हो जाएगा। हुण बेटा जी मैं गल दसन लगा इत्थे अपने एक टर्म आन लगी है, वो है नोट कर लो, दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी तो देखो जिस तरह बेटा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी टर्म का कंसर्न है मॉलिक्यूल दे नाल, उसी तरह नाल एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड जो डाई इलैक्ट्रिक है उहदे अंदर पोलराइजेशन डेंसिटी ज़्यादा पैदा होएगी कि घट। मतलब जिहड़ा डाई इलैक्ट्रिक है वो ज़्यादा पोलराइज्ड होएगा कि घट पोलराइज्ड होएगा, इस नू डिसाइड करन वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उन्होंने असी कहने इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और इसका सिंबल जिहड़ा वा है ना तो वो काई है, काई सिंबल है, ई का मतलब इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की डिसाइड करेगी कि अगर किसी डाईइलैक्ट्रिक की बेटा इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हायर है तो ਉਹਦੇ अंदर ਉਹਨੂੰ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेस करन ते डाईइलैक्ट्रिक के अंदर ज़्यादा डाईपोल मूवमेंट पैदा होएगी, मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी हाई होएगी। और अगर डाईइलैक्ट्रिक के अंदर घट पोलराइजेशन पैदा हो रही है ड्यू टू गिवन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब वो इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी लो है, स्मॉल है, घट है। तो मतलब एक टर्म है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, एक टर्म है इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का कंसर्न मॉलिक्यूल दे नाल है और इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का कंसर्न डाईइलैक्ट्रिक दे नाल है ना। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ नोट की करना बेटा कि किसी भी डाईइलैक्ट्रिक की जो पोलराइजेशन डेंसिटी की वैल्यू है P, पोलराइजेशन डेंसिटी P, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किहदे है, तो जिदा आप मॉलिक्यूल के केस च लिखिया सी ना इंड्यूस्ड डाईपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, तो हुण पोलराइजेशन डेंसिटी जो है, पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ डाईइलैक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किहदे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाईइलैक्ट्रिक। तो दो चीज़ों च फर्क है बेटा कि एक है एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड और एक है नेट इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाईइलैक्ट्रिक, ई एंड ई नॉट। और ई हमेशा ई नॉट नालों लैसर है डाईइलैक्ट्रिक लिए, और जो पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ डाईइलैक्ट्रिक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाईइलैक्ट्रिक है। तो P प्रोपोर्शनल टू E है। हुण बेटा प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के असी की लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगेन इत्थे दो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएंगे, एक एप्सिलॉन नॉट और एक इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये याद रखना तुझे। तो पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो एप्सिलॉन नॉट, काई ई एंड ई। एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी है, काई ई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है और कैपिटल ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाईइलैक्ट्रिक। तो आ बेटा तुम्हारे सामने रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक
तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, relation between electric susceptibility and dielectric constant for 2 marks important topic है। तो इनू स्टार्ट कितना करना बेटा, देखो थानू याद होएगा कल आपां जदों डाइलैक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक कवर कीता सी तां उहदे विच तुसी नोट कीता सी एक हुंदा बेटा एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, दूसरा हुंदा इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड और तीसरा हुंदा नेट इलैक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड। तो आ रिलेशन आपा कल डिस्कस कीता सी। फिर बेटा जेड़ा इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड है एदी वैल्यू केदे नाल रिलेटेड सी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी नाल। ये आपां कल कीता सी कि इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। और फिर बेटा असी एक कल प्रूव कीता सी कि जो बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू पोलराइजेशन डेंसिटी। ये आप कल प्रूव कीता सी कल वाले टॉपिक च कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ और आज ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो है एप्सिलॉन नॉट काई ई एंड ई। तो पोलराइजेशन डेंसिटी है एप्सिलॉन नॉट काई ई एंड ई। तो आ काई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, और आ टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ई प्लस और ई कॉमन कर लेंगे बेटा, और 1 प्लस काई ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई। पर हम थानू याद आना चाहिए कि ई नॉट बाय ई का मीनिंग है रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक। और इस रेशियो को बेटा आप बुलाने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू, तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। और इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू बेटा 1 माइनस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। For vacuum ਦੇ ਲਈ K1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम 1 है। इसका मतलब वैक्यूम दी इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी 0 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो अगर सानू किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता तो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी निकल सकती है ना। E is equal to E naught minus E induced sigma B by epsilon naught, sigma B polarization density epsilon naught chi E, ये कैंसिल आउट हो गया, हम उधर जाके ऐड हो गया और उतो कॉमन आके, सॉरी उल्टा लिखता है ना, K minus 1
आई इज इक्वल टू के माइनस 1। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ तो डाइइलैक्ट्रिक कांस्टेंट निकल सकता। तो ये रिलेशंस याद रख लेने तुसी, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सी बेटा बिहेवियर ऑफ डाइइलैक्ट्रिक रिगार्डिंग पीडीएफ नंबर 13। हुण देखो गल नूं सुनो। हुण अगर बेटा तुहानूं बोलिया जाए आ बेटा एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और आ एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो इन्हां दो प्लेट्स करके आ जिहड़ी स्पेस है इत्थे बेटा एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा ई नॉट। हुण आ सारी स्पेस वैक्यूम है। हुण मान लो वो सानू कहता कि इस स्पेस दे विच आ बेटा एक डाई इलैक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइइलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है 2 और आ दूसरी डाइइलैक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइइलैक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। तो हुण बेटा जिहड़ी ग्रीन वाली स्लैब है ये ਇਹਦੇ ਲਈ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। तो अगर मैंने कोई कहे कि इस डाइइलैक्ट्रिक के अंदर नेट इलैक्ट्रिक फील्ड कितना तो उसका आंसर आएगा E0/2। क्यों? क्योंकि K इज इक्वल टू E0/E। तो E बन गया E0/K और इस ग्रीन डाइइलैक्ट्रिक स्लैब का K 2 है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E0/5 है। हुण बेटा देखो हुण मान लो असी ग्राफ प्लॉट करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस इस प्लेट को लेके इस प्लेट तक। हुण तुसी नोट की करते हैं कि आ जिहड़ी स्पेस है वैक्यूम है तो इत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। तो आ डिस्टेंस इतना आप देखो ए और बेटा इस प्लेट को लेके इत्थे तक इलेक्ट्रिक फील्ड है E0। फिर इस पॉइंट को लेके इत्थे तक इलेक्ट्रिक फील्ड है E0/2। फिर इस पॉइंट को इत्थे तक इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन E0 जो कि ये वैक्यूम है। फिर इत्थों लेके इत्थे तक इलेक्ट्रिक फील्ड E0/5 और इत्थे फिर E0। तो ये ग्राफ कितना आएगा आ है E0 तो आ E0/2 है तो सेंटर आ जाएगा ना। फिर E0 फिर E0/5 तो 5 का मतलब लगभग इसे आ जाएगा। फिर E0 तो E0/2 E0/5। तो हुण जदों तुसी इस केस दे विच आपां शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट प्लेट टू राइट प्लेट तो इलैक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन है बेटा वो किस तरह हो रही है वो आपां नोट करके ड्रॉ करना डायग्राम। तो
वो पता होना चाहिए। और वो पिछे का कंसैप्ट की है कि डाईइलैक्ट्रिक के अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा E0/K होना वा, ये याद रख लियो। तो इस तक समझ लगी है बेटा? नारायण गुरलीन, अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, अंकुर, आर्यन, समरीत, लक्ष्या, मानसी, तो देखो बेटा ये तो सी रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ डाइलैक्ट्रिक। हुण तुसी असाइनमेंट नंबर 11 ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ डिस्कस करिए। तो जो 11 असाइनमेंट नंबर 11 है वो बेस्ड है पोटेंशियल एनर्जी के कंसैप्ट पे। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, बट ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ कुछ न्यू वन प्रॉब्लम्स है थोड़ा जिहा अलग है, वो मैं डिस्कस कर देना ਤੁਹਾਨੂੰ। देखो बेटा सब तो पहला पेज नंबर 1 ते क्वेश्चन नंबर 1 वैसे तो ये ऑलरेडी डिस्कस है, बट ये पॉइंट की दसना सीगा पता तो थानू होएगा। पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb are placed at points 2, 0, 0 ये सेंटीमीटर है बेटा, और x 0, 0 सेंटीमीटर। If potential energy of this system is -0.5 microjoule, find x। और बेटा ये दो पॉइंट चार्जेस तो बने हुआ सिस्टम है, ते दो पॉइंट चार्जेस तो बने हुए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/R है। और R की वैल्यू बेटा इतने की है फाइनल और इनिशियल या दो पॉइंट्स के बीचला डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना। तो R की वैल्यू कितनी आएगी, √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0, 0 ही है, इस करके x - 2 आ जाएगा R। पर ये x - 2 सेंटीमीटर च है, तो इनू मीटर च कन्वर्ट करने लिए x - 2 × 10⁻⁻² मीटर, ये सेंटीमीटर च सी, ये ध्यान च रखना। तो
तो u की वैल्यू कितनी हुई है -0.5 into 10 raised to power -6, 9 into 10 raised to power 9, q1 की वैल्यू है 5 into 10 raised to power -9 और q2 की वैल्यू है -2 और r की वैल्यू है, तो x निकाल लो, सॉल्व कर ए ट्राई कर लेना बेटा। अच्छा फिर बेटा पेज नंबर 2 ते आ जाओ। बाकी जेडे पेज नंबर 1 दे है ना वो थानू ऑलरेडी मैं दस्या होया रेगुलर क्लास च नाल कर ले सी, वो ट्राई कर लियो, अदरवाइज थानू सॉल्व करके भेजी हुई है PDF। जे कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनू डिस्कस कर लियो। पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा, पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, two particles have equal masses, दो पार्टिकल्स है बेटा, दोनों के मासेस इक्वल है, तो 5 ग्राम ईच एंड ऑपोजिट चार्जेस है। एक का चार्ज है q1 4 into 10 raised to power -5 कूलम और दूसरा है -4 into 10 raised to power -5 कूलम। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो दोनों की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है विद ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। तो इनिशियली बेटा दोनों रेस्ट पे है, दोनों के मासेस इक्वल है और दोनों च डिस्टेंस 1 मीटर है, और उस तो बाद जदों आपां इन्हां नूं छड्डिया रिलीज कीता तो ऑपोजिट चार्जेस होने करके अट्रैक्ट हो गए एक दूसरे वाल आएंगे। और वो की कह रहा है फाइंड द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू 50 सेंटीमीटर। तो जदों एक दूसरे के नजदीक आएंगे बेटा तो फाइनल डिस्टेंस रह गया 50 सेंटीमीटर, मतलब हाफ मीटर। q1 q2, तो ਹੁਣ एक गल नोट की करनी, थानू दस्या सी अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे ते फोर्स आपस च फोर्स लगा के नेड़े या दूर जा रहे हैं तो वो सिस्टम दो चार्जेस का आइसोलेटेड सिस्टम है। और क्योंकि बेटा इतने जेडे दो चार्जेस है वो एक दूजे पे जेडी फोर्स लगा रहे हैं ना वो इलैक्ट्रिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इतने आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। प्लस नाले भी दसिया सी कि आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहनी है। पर जे थानू मैं शॉर्टकट दसिया सी कि अगर दोनों के मासेस बराबर है ना तो फिर दोनों दी स्पीड्स भी बराबर ही रहनी है। तो फिर इतने v1 v2 लिखने की नहीं लोड़, फिर दोनों v कर दो। पर जे बेटा दोनों के मासेस बराबर ना होंगे, एक का m1 होंदा एक का m2, फिर स्पीड्स v1 v2 होनिया सी। फिर थानू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी पैनी सी m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, है ना। तो वो रिलेशन यूज करना पैना सी। पर हुण इत्थे क्योंकि m1 m2 बराबर है तो v1 v2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो ही पता चलिया बराबर है, तो असीं इनू रिजल्ट नू एज सच यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट भी हो जाएगा, इक्वेशन कट गई। हुण पुत्र इत्थे मैकेनिकल एनर्जी की है क्योंकि पार्टिकल्स रेस्ट दे है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है। ते पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला चार्जेस की होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस r1 है 1 मीटर। तो ये हो गई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है बेटा थोड़ी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी है 1/4
हर स्टैप च वैल्यू पुट करके ਉਹਨੂੰ सॉल्व करते हैं ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ टाइम कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। तो ਉਹਨੂੰ अवॉइड करो, पहला फाइनल फार्मूला तैयार करो, फिर ਉਹਦੇ ਚ वैल्यू पुट करो, और तुसी नोट करोगे कि कई कैलकुलेशंस अवॉइड हो जाती हैं उसके बाद। अच्छा हुण हाँ बेटा, मासिस वाला बेटा देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰजेस जो है ये मिलके बना रहे हैं बेटा एक सिस्टम, और असी देख रहे हैं कि इस पूरी प्रॉब्लम च जिहड़ी फोर्स है वो एक चार्ज दूसरे ते लगा रहा, बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रही। ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ा दो चार्जेस तो मिलके बनया सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम, और ये जिहड़े चार्जेस एक दूजे ते फोर्स लगा रहे हैं वो भी इलैक्ट्रिक फोर्स है जिहड़ी कि कंजरवेटिव फोर्स है। तो ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ी फोर्स लग भी रही है एक दूसरे ते ये इंटरनल फोर्स काउंट होएगी। तो एक्सटर्नल कोई है नहीं, इंटरनल फोर्स कंजरवेटिव है, इस करके मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहेगी। पर कोई भी जिहड़ा आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहती है बेटा। तो टोटल मोमेंटम क्योंकि इनिशियली दोनों चार्जेस रेस्ट पे है तो टोटल मोमेंटम इनिशियली जीरो है, तो फाइनली भी वो जीरो ही रहेगी। पर फाइनली पहले का मास m1 है, दूजे का v1 वेलोसिटी, सॉरी दूसरे का मास m2 है, पहले की वेलोसिटी v1 है, दूजे की v2 है, तो टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 भी जीरो आएगी, है ना। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल भी जीरो के बराबर ही होएगी। तो उतों m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 हो जाएगा। तो क्योंकि मासेस बराबर है m1 m2 तो v1 v2 नू भी बराबर होना पड़ेगा। मतलब अगर दो चार्जेस दे मासेस बराबर होन तो दोनों दियां जो स्पीड्स है, रादर वेलोसिटी ना मैं कहां क्योंकि वेलोसिटी तो ऑपोजिट डायरेक्शन च है, तो स्पीड्स दोनों दियां v1 v2 बराबर होने करके उन्होंने v1 v2 नहीं लैन की लोड़, कला v ले लेना दोनों जिदा आप इत्थे लिया। ये पॉइंट है बेटा। और किसी को पुत कोई डाउट? फिर देखो बेटा हुण आ जाओ बाकी प्रॉब्लम्स तुसी ट्राई कर सकते हैं।